गुड मॉर्निंग साथियों। आइए आज आपको हम कुछ गणित के जिसको कहते हैं ABCD सिखाने का प्रयास करते हैं। आप सभी मैथ सब्जेक्ट के बेसिक से परिचित तो है ही। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गणित को हम लोग समझें कैसे, गणित की परिकल्पना को कैसे जानें, तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है संख्या का। संख्या अगर नहीं है गणित में तो गणित का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आइए हम संख्या को समझते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको हम संख्या की जो सबसे बेसिक चीज़ है उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। संख्या की अवधारणा क्या है, संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके चर्चा के बिना आगे बढ़ना अधूरा हो जाता है। तो इसलिए संख्या की ज्ञान, संख्या की परिकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में, यदि आप गणित विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके उसके बेसिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका बेसिक्स जो सबसे पहले आता है वो है संख्या या संख्या पद्धति। आप सभी बचपन से ही संख्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि संख्या हमारे हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में किसे हम लोग नंबर्स के तौर पर जानते हैं। तो इसमें जो नंबर्स की पहचान हम बचपन से करते आ रहे हैं तो वही 10 संख्याओं के बीच है, यानी 0 से 9 तक। यही 10 संख्या आपको विश्व के सभी मैथ या अंक का जो प्रॉब्लम होता है वो सारा इसी में समाहित है। तो इसके जाने बगैर आप गणित को नहीं समझ पाते हैं। इन संख्या की काफ़ी सारी कैटेगरी है। उन कैटेगरी में आइए हम लोग कुछ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी जो होगा वो होगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसको कहेंगे? तो हमारे गणितज्ञ ने बताए हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत जाती है, जिसकी कोई सीमा न हो। इसलिए आप जब भी याद करें उसको तो प्राकृतिक संख्या हम उसे कहेंगे जो 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या आती है, तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। उसकी शुरुआत होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यह संख्या जो होगी हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। इसके बाद जो नंबर आता है वह है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। आप इन सब के नाम को भी थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। पहला हमने बताया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। दूसरा पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। जिस संख्या का शुरुआत हम लोग 0 से करते हैं, 1 से अगर शुरुआत कर दिए तो वो प्राकृतिक संख्या हो गया, और 0 से अगर शुरुआत करेंगे तो वो पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर। यानी हम लोग जिसको शुरू से यहाँ देखे पढ़े हैं 0 से लेकर के, तो 0 से जो हम शुरुआत करेंगे जिस संख्या की, तो वो हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार आपको शब्द क्रम भी याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद जो आता है वो है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहेंगे? इंटीजर्स नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए। यानी हम इसे कहते हैं कि जी यदि मेरे पास धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या यानी जिसमें माइनस नहीं लगा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0, और उसके साथ अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया जाए, यानी ऋणात्मक संख्या हम लोग किसको कहेंगे? जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 के आगे यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो ये ऋणात्मक है। चूंकि माइनस का सिंबल जो होता है ऋण का होता है, तो इसे ऋणात्मक कहा जाता है। उसके बाद -4 है, -3 है, -2 है, 1 है, 0 है, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ते जाता है। तो ये संख्याओं का जो समाहित होगा जिसमें इंटीजर्स, तो वो हमारे हिंदी में उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो पहले संख्याएं हुआ, फिर प्राकृतिक संख्या हुआ, फिर पूर्ण संख्या हुआ, अब पूर्णांक संख्या हुआ। तो इस क्रम को भी आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद संख्याओं का जो अगला क्रम आता है वो है सम संख्या, जिसे हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। तो हम लोग बचपन से ही सम या विषम के बारे में खेल के दौरान हो, कोई गतिविधि के दौरान हो, उससे हम लोग अवगत हैं। अब हम लोग उसको और विस्तार से जाने। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं।
यानी कोई संख्या हम ऐसा लेते हैं जिसे अगर 2 से भाग देना चाहें, अगर वो कट जाए पूर्ण तो वो विभाजित है। जैसे 12 लेते हैं तो 2 से 12 भाग देते हैं तो 2 छक 12, यानी वो पूर्ण कट जाता है। तो इस तरह उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह जो संख्या आती है वो सम संख्या होती है। तो आप उसे याद रखें इस प्रकार, जो भाई 2 से कट जाए वो सम है, यानी जो जोड़ा के रूप में रहे। आप उसे और आसान भाषा में समझ सकते हैं, जो जोड़ा के रूप में पाया जाए तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। बढ़ते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या सम संख्या के आप जस्ट अपोजिट मान सकते हैं, यानी जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो। सम संख्या 2 से विभाजित होगा और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, तो उसमें जो 2 से भाग देने पर पूर्ण विभक्त न हो, यानी शेष उसमें 1 बच जाए, तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसका जोड़ा जिसको हम लोग नहीं लगा पाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। उसका उदाहरण क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो वह जो 2 से काटने के लिए हम लोग प्रयास करें तो उसमें 1 शेष बच जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। बढ़ते हैं अगले परिभाषाओं की ओर। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। देखिए आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि रूढ़ संख्या, हम लोग आज तक अभाज्य संख्या तो पढ़े हैं, लेकिन रूढ़ संख्या क्या है, रूढ़ संख्या को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो रूढ़ संख्या वह होगा जो एक या स्वयं से ही विभाजित होती है, तो उसे हम लोग रूढ़ या अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर समझना ये है कि मान लीजिए कोई संख्या है जो सिर्फ उसी अपने ही संख्या से कटता है या तो 1 से कटता है, तो हम लोग देखें कि 1 जो है सभी संख्या के साथ कटती है। जैसे 1 के साथ 1 कट जाता है, 1 के साथ 2 कटता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 5 सब कटती है। लेकिन अगर वह संख्या खुद अपने से कटे, जैसे 2, तो 2 को आप किसी संख्या दूसरा संख्या से नहीं काट सकते। 1 तो 1 से काट सकते हैं, 1 को 2 बार चलाइए 2 से कट जाएगा, या तो स्वयं 2 से ही कटेगा। इसके अलावा 2 को काटने के लिए 2 सम संख्या है, लेकिन वो 2 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। उस तरह 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, इस तरह जो संख्याएं हैं ये रूढ़ संख्या है और साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। तो इसलिए जब रूढ़ संख्या को आप कहीं पहचान कीजिएगा, प्रश्न जब आपके परीक्षा में रूढ़ संख्या की पहचान करना हो, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि वो संख्या किससे करता है। वह सिर्फ 2 ही से विभाजित होगा, या तो 1 से या तो वह स्वयं से, तो उसे हम लोग रूढ़ संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या भी रूढ़ संख्या का ही दूसरा नाम है, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार आप रूढ़ संख्या की जब परिभाषा याद कीजिएगा तो उसे लिख सकते हैं कि जब वो कोई संख्या 1 या स्वयं से विभाजित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। आइए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला भाग में जो है भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्याएं। यहाँ पर आप थोड़ा इसको ध्यान से दें। भाज्य, यौगिक, संयुक्त या समष्टि संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर क्या है। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो तो उन्हें भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्याएं कहते हैं। देखिए अगर भाज्य संख्या आपको मिल जाता है तो उस भाज्य के साथ साथ वह संख्या का क्या क्या नाम और हो सकता है, आप इसे ध्यान दें। यह संख्या यौगिक भी कहलाएगा, यह संख्या संयुक्त भी कहलाएगा, यह संख्या समष्टि भी कहलाएगा। इसलिए इसको अंग्रेजी में हम पूरा कर सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर, यानी 4 जो है एक सम संख्या भी है, एक भाज्य होने वाला संख्या है, वह यौगिक भी है क्योंकि वह 1 से कटता है, 2 से कटता है, स्वयं 4 से कटता है, तो इससे यौगिक हो गया। और संयुक्त संख्या भी है और वह समष्टि संख्याएं भी है। तो इस तरह भाज्य संख्या का जो उदाहरण होगा उसमें ये सब गुण भी होते हैं। इस तरह आप लोग भाज्य संख्या भी समझ गए। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। जुड़वां अभाज्य संख्याएं, प्राइम ट्विंस नंबर, इसे हम लोग समझते हैं। ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी अगर एक अंक को छोड़ के आगे वाला अंक अभाज्य है और उस अंक के पीछे वाला भी अंक अभाज्य है तो वह अंक जो कहलाएगा वह कहलाएगा जुड़वां अभाज्य संख्या। तो उसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 17 है
और 19 है। तो अगर इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या को तुलना करें तो यह एक भाज्य संख्या मिल जाती है, और ये दोनों जो है क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इस तरह जुड़वा अभाज्य संख्या को अगर आपको पहचान करना हो तो जिसके आगे पीछे अभाज्य संख्या रहता है तो उसे हम लोग जुड़वा संख्या के रूप में पहचान कर सकते हैं। तो आपने ये कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग में। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, इसे इस प्रकार हम लोग समझते हैं, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसे उदाहरण से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या है। मान लीजिए यहाँ 9 और 16 सह अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर 9 का गुणनखंड करते हैं और 16 का गुणनखंड करते हैं तो हम लोग 9 को यदि गुणनखंड के रूप में लिखें तो 1 गुना 3 गुना 3 होता है, और 16 का अगर गुना करेंगे तो 1 गुना 4 गुना 4। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा संख्या है जो 9 और 16 दोनों में भाज्यता के रूप में पाया जाता है। यानी एक छोड़ के कोई दूसरा अंक यदि उस अंक के साथ न उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें और इसे याद न करके समझने का प्रयास करें। अब अगला आता है इकाई संख्या। 1 से 9 तक की संख्याएं इकाई संख्या कहलाती है। यानी हम लोग जब उसे यूनिट के तौर पर हम लोग देखते हैं तो इकाई संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो इकाई संख्या हम लोग जो कहेंगे वो जो 1 से शुरू होकर के 9 तक का अंक होगा वह इकाई संख्या होगा। तो इसे हम लोग इकाई संख्या समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है 379, तो 9 अंक जो है आपका वो इकाई अंक है। तो इसलिए अब इकाई समझने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 अंक का कोई संख्या है 18, तो 18 में इकाई संख्या क्या है, तो ये इकाई संख्या हो गया 8। तो इस तरह इसे हम लोग इकाई संख्या समझते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्या जो है, जो संख्याएं किसी क्रम या नियम में आए वे क्रमागत संख्या कहलाते हैं। आप लोग मैथ में देखे होंगे कि 3 से कटने वाले लगातार क्रमागत संख्याएं, यानी 3 अगर हुआ तो 3 के बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, यानी इसका कंटिन्यूटी बना रहे, ये लगातार जो आता रहे, तो उसे हम लोग अपनी भाषा में, गणितीय भाषाओं से क्या कहेंगे, क्रमागत। चाहे वह हम 1 2 3 इस तरह भी ले सकते हैं, या तो आप उसे इस प्रकार देखें कि किसी पैटर्न में रहे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 6 8 10, 1 4 7 10 13। तो इस तरह ये संख्या का जो उदाहरण होगा, यह जो होगा क्रमागत संख्या का उदाहरण होगा। आइए पढ़ते हैं वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर हम लोग किस कहते हैं, जो किसी 2 संख्या को गुना करके प्राप्त किया जा सके। जैसे मान लीजिए 2 और 2 को गुना करते हैं तो उसका गुणनफल जो होगा 4 होगा, यानी 4 क्या हो गया, वर्ग संख्या हो गया। इसी का हम लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। जो वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो वह उसका हम लोग वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 4 गुना 4 अगर 16 होता है तो हम 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 9 गुना 9 81 होता है, तब हम इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 लगातार उसी संख्या को, ये नहीं कि एक दूसरा संख्या और एक दूसरा संख्या हो तो वो नहीं फिर वर्ग संख्या होगा। जो लगातार उसी संख्या को 2 बार गुना करके प्राप्त किया जा सके तो उसे हम लोग वर्ग संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। तो वर्ग संख्या का ही वर्गमूल भी हम लोग ज्ञात करते हैं। वह संख्या जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त किया जा सके उसे वर्ग संख्या कहते हैं। तो इस तरह हम लोग उदाहरण के लिए जान सकते हैं कि 100 तक के वर्ग संख्या आपको अगर लिखना बोले तो आप लिख सकते हैं आराम से 4 9 16 25 36 64 81 49 और 100। तो इस तरह वर्ग संख्याएं हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किसी संख्या को अगर 2 बार गुना किया जाए तो उससे जो प्राप्त होला संख्या वह वर्ग संख्या होगा, और उसी संख्या का फिर वर्गमूल भी ज्ञात किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं घन संख्याएं। घन संख्याएं किसे समझते हैं, तो घन संख्याएं हम लोग
जो संख्या एक ही संख्या को अगर 3 बार गुना किया जाए, मान लीजिए यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, तो इसे अगर हम गुना करते हैं तो इसका गुणनफल जो होता है वो 8 होता है। तो 8 एक क्या हो गया, घन संख्या हो गया। इसी का घनमूल भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी जो संख्या को लगातार 3 बार गुना करके जो गुणनफल निकलता है वह घन संख्या होगा। तो हम लोग परिभाषा में क्या लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो सके तो उसे घन संख्या कहते हैं। अगर 8 का घनमूल निकालते हैं तो वो निकलेगा 2। तो इस तरह हम लोग इसे घन संख्या कहेंगे। अब आते हैं अंकों के मान। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि अंक का बोला जाता है कभी कि स्थानीय मान ज्ञात करें, कभी उसका शुद्ध मान ज्ञात करें। तो इसे हम लोग किस तरह समझेंगे? तो अगर मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 238, तो 2 का वास्तविक मान क्या है, 2 है। 3 का वास्तविक क्या है, 3 है। और 8 का वास्तविक मान 8 है। यानी जो संख्या जिस स्थान पर है उसका जो मान हो उसका वास्तविक मान होगा। लेकिन अगर हम स्थानीय मान में उसका उपयोग करेंगे तो 238 का अगर स्थानीय मान में अगर कह दिया जाए आपको कि 238 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पहले आप निकालें कि भाई 3 किस स्थान में है। तो 8 तो इकाई स्थान में है और 3 जो है वो दाहिने स्थान में है। यानी अगर इसका स्थान को हम लोग निकालें तो वो होगा 3 गुना 10, यानी वह उसका जो स्थानीय मान है वह है 30। तब जाके वो 38 हो रहा है। ये संख्या जब हम एक रूप में इसको पकड़ेंगे तो वो होगा 238। तो 238 जब यहाँ है यानी ये संख्या दाहिने स्थान पर है, इसके साथ इसका जो स्थानीय मान होगा वो 30 होगा। तो इस तरह किसी संख्या का शुद्ध मान एवं स्थानीय मान समझने का हम लोग प्रयास किए। इस तरह आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखे होंगे। ये अंकों के मान को समझने में आपको काफ़ी हद तक सहायता करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।